मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों बिहार के विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे देश के अंदर एक जो चुनावी ड्रामेबाजी होती है वो तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन हम पहली बार ये भी देख रहे हैं कि वो जो टुकड़े टुकड़े गैंग है और वो जो लश्करे मीडिया है, चाहे वो अजीत अंजुम हो, चाहे वो रवीश कुमार हो, अगर ये कोई भी गलती कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, तो इनके ऊपर कार्रवाई होने का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है। ये हम पहली बार देख रहे हैं, इससे पहले हम ये चीज़ नहीं देखते थे। मित्रों आप जानते हैं अजीत अंजुम को, उनके नाम के आगे जो शब्द लगा हुआ है सरनेम अंजुम, इस अंजुम के जो अंजुमन है इसमें पता नहीं कौन कौन से जिहाद के, सेकुलरिज्म के, नाना प्रकार के ऐसे फूल खिलते हैं जो कि भारत के अंदर एक शरीयत लाने की तरफ उसको अग्रसर करना चाहते हैं, या भारत में गजवाए हिंद को आगे करना चाहते हैं। उनके ज़्यादातर जो फॉलोअर्स हैं वो मुसलमान हैं। ऐसे जो यूट्यूबर्स हैं इनके फॉलोअर्स तो पाकिस्तान तक में मौजूद हैं। पाकिस्तान में इनको खूब देखा जाता है, इनको बांग्लादेश में खूब देखा जाता है। वहाँ पे जो कट्टरपंथी हैं वो इनको अपना सहयोगी मानते हैं, अपना साथी मानते हैं, अपना पार्टनर जैसा स्वीकार करते हैं। उनको लगता है कि ये बड़े अच्छे लोग हैं। इस तरह की तमाम जो विचार हैं वो तो आप सब जानते ही हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इस वक्त बिहार के अंदर, और जो सबसे ज़्यादा चर्चा में बनी हुई है और जिसने लोगों को हैरान कर दिया है, वो ये है कि बिहार का जो सीमांचल इलाका है, सीमांचल क्षेत्र है, जो कि अगर आप देखें तो एक तरह से इस वक्त बांग्लादेशियों और रोहिंग्यों का गढ़ बनता जा रहा है। वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई नज़र आ रही है। हर तरफ टोपियाँ ही टोपियाँ नज़र आने लगी हैं, और इन इलाकों में रहने वाले जो हिंदू हैं वो खुद को बहुत असुरक्षित महसूस करते हैं। अपराध की घटनाएं यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आती हैं, और एक ऐसा आंकड़ा सामने आया है जिसने कि पूरे देश को चौंका दिया है। और वो आंकड़ा ये है कि सीमांचल के अंदर, बिहार के सीमांचल के अंदर जो रजिस्टर्ड आबादी है, अगर वो 100 है तो उस पर जो आधार कार्ड बने हैं वो 120 बने हैं। समझ रहे हैं आप कितनी बड़ी बात है? आदमी 100, यानी आबादी जो दर्ज है वो 100 की दर्ज है, और उस पे जो आधार कार्ड बन गए हैं वो कितने बन गए हैं? वो 120 बन गए हैं। अब ऐसा कैसे हो सकता है? आदमी से ज़्यादा आधार कार्ड हो गए। तो ये जो आधार कार्ड ज़्यादा बने हुए हैं लाखों करोड़ों की संख्या में, ये आधार कार्ड दरअसल वो घुसपैठिए हैं जो बांग्लादेश के हैं, रोहिंग्या के हैं, और जिन्होंने यहाँ के जिहादी कट्टरपंथियों की मदद से बाकायदा देश का इस्लामीकरण करने के लिए घुसपैठियों के आधार कार्ड बनवाए। ये समस्या इतनी गंभीर है, आंकड़े बता रहे हैं। इसीलिए चुनाव आयोग ने अपने कुछ निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट होती है जिसमें कि किसी का नाम दर्ज कराते हैं कि ये वोटर योग्य है कि नहीं है, तो उन्होंने कहा कि आधार कार्ड को इसमें हम नहीं मानेंगे, हम मानेंगे पुराने कागजात को, ज़मीन के कागजात को मानेंगे कि आप यहाँ के नागरिक हैं। पहले आपको बताना पड़ेगा न, तो नागरिक हैं ये उसमें कह के नहीं है, लेकिन जिस तरह के उसमें कागजात मांगे जा रहे हैं उससे घुसपैठिए, देशद्रोही, और ये जो खासकर घुसपैठिए और जो विदेशी जो नागरिक हैं वो अलग हो जाएंगे। और इसकी जो पीड़ा है, इसकी छटपटाहट जो है वो पूरे टुकड़े टुकड़े गैंग को, जिहादियों को, लिबरल को, सेकुलर को, नक्सलियों को, आतंकवादियों को, पाकिस्तानियों को, इस तरह की जो पाकिस्तानी मानसिकता वाले जो लोग हैं, लिबरल, सेकुलर, आतंकी मानसिकता के लोग, इनको ये बहुत बहुत पीड़ा दे रही है, ये छटपटा रहे हैं। और इसीलिए ये अपनी पूरी जोर लगा दे रहे हैं कि किसी तरह से इसको सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, किसी माध्यम से इसको रुकवाया जाए, इसको बंद कराया जाए।
चुनाव आयोग के आदेश पर रोक लगाई जाए, इसके लिए पूरी इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। और इसके लिए टूल कौन बन रहे हैं? इसके लिए टूल बन रहे हैं रवीश कुमार जैसे लोग, इसके लिए टूल बन रहे हैं अजीत अंजुम जैसे लोग। अब रवीश कुमार ने कल एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में रवीश कुमार ने एक दैनिक जागरण अखबार है और उस अखबार ने एक हेडलाइंस लगाई। हेडलाइंस क्या लगाई कि भाई 35 लाख जो वोटर हैं उनको चुनाव डालने, 35 लाख ऐसे लोग हैं जिनको कि चुनाव में वोट डालने का अधिकार नहीं मिलेगा। अब उन्होंने क्या किया कि इस पूरी की पूरी, या ये कहें कि उन्होंने ऐसा खबर लगाई कि 35 लाख वोटर कार्ड या आधार कार्ड निरस्त, इस टाइप की कुछ उन्होंने पूरी समाचार हेडलाइंस लगाई दैनिक जागरण ने। और इस हेडलाइंस को लगाते हुए अपने इस फोटो को उस अखबार के अपने एक्स पर अपलोड करते हुए रवीश कुमार ने ये लिखा, ये सब क्यों कर रहे हो भाई, सीधे डिक्लेयर कर दो ना कि हाँ भाई अगले मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार है, अगली सरकार भी बीजेपी की है। यानी वो आरोप लगा रहे हैं कि दरअसल ये बेईमानी हो रही है। अब उसमें ये नहीं बता रहे कि खबर के अंदर लिखा क्या है। खबर के अंदर क्या लिखा? खबर के अंदर ये लिखा हुआ है कि ये 35 लाख लोग, या जो 35 लाख लोग दरअसल हैं ही नहीं, ये फर्जी वाले हैं। उसमें बताया गया है कि इसमें से 12 लाख लोग तो ऐसे हैं जो कि पहले ही मर चुके हैं, लेकिन उनका नाम आज ही वोटर लिस्ट में। भाई क्यों है? क्यों है? उनके नाम पर वोट किसको जाने वाला है? और इसमें बहुत सारे लाखों ऐसे वोटर्स भी हैं जिनके नाम 2 जगह दर्ज हैं। जैसे मान लीजिए किसी का नाम लखनऊ में भी दर्ज है, किसी का नाम सीतापुर में भी दर्ज है, और दोनों जगह पे अलग अलग वोटिंग है। तो इस हफ्ते वो लखनऊ में वोट कराया, अगले हफ्ते जाके सीतापुर में वोट कराया। आप जरा गौर कीजिएगा, अगर आप जहां भी काम करते हैं अपने दफ्तरों में या जहां कहीं भी आप काम करते हैं, तो आपने देखा होगा कि जो विधर्मी हैं वो छुट्टियां लेते हैं हमेशा वोट डालने के लिए। और कई बार देखा जाता है कि 2-3 छुट्टियां ले लेते हैं। कहाँ जाते हैं? अरे भाई वोट डालना, छुट्टी एक बार लोगे ना, नहीं। लेकिन इनके अंदर इतनी लालसा है कि हिंदू राज जो है, या मोदी सरकार खत्म की जाए, योगी सरकार खत्म की जाए, इसके लिए ये किसी हद तक जाने को तैयार हैं कि जाकर लखनऊ में वोट कर देंगे, सीतापुर में वोट कर देंगे, मुजफ्फरनगर में वोट कर देंगे, हर जगह वोट कर जाके कर देंगे। हर जगह इनका वोटर कार्ड बना हुआ है, हर जगह वोटर लिस्ट में इनका नाम चढ़ा हुआ है। इसके खिलाफ एक्शन ले रहा है चुनाव आयोग, तो इनकी छाती फट रही है, इनको तकलीफ हो रही है, इनको दर्द हो रहा है। क्योंकि सीमांचल जो है, सीमांचल को अगर बांग्लादेश बनने से बचाना है तो चुनाव आयोग को सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी, सरकार को सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी, और बिहार की सरकार को, नीतीश सरकार को अपना लचर रवैया वो छोड़ना पड़ेगा। ऐसे काम नहीं चलेगा। तो रवीश कुमार को तो आपने देखा, हमने बताया कि रवीश कुमार क्या क्या आजकल कर रहे हैं। लेकिन अजीत अंजुम जो है वो इसी सिलसिले में बिहार के अंदर बेगूसराय जिला है, वहां पे बलिया नाम का एक स्थान है, वहां पहुंच गए एक बीएलओ ऑफिस में। और मैं आपको फोटो दिखा रहा हूं, आप फोटो देखिए। उन्होंने बीएलओ ऑफिसर एक ऐसा पकड़ा जिसने कि अपनी जो दाढ़ी थी, सर पे टोपी, दाढ़ी, और दाढ़ी जो थी उसको लाल रंग के हिजाब से, मतलब लाल रंग के खिजाब से उसको जो है बाकायदा रंगा हुआ था। यानी वो सारी सुन्नत जो इस्लाम में बताई गई है, उस सुन्नत को कायदे से मौलाना साहब पूरा फॉलो कर रहे थे। एक कट्टरपंथी मुसलमान जो है वो अपने पूरे रंग रोगन से ही लग रहे थे। और उनको इंटरव्यू के लिए छांटा अजीत अंजुम ने कि इनसे इंटरव्यू करेंगे। आपस में सेटिंग हो गई, बातचीत हो गई भैया। पता नहीं क्या अंसारुल हक करके नाम है, बीएलओ हैं ये, मतलब बूथ लेवल ऑफिसर हैं। बूथ लेवल ऑफिसर का बेसिकली काम क्या होता है? वोटर लिस्ट वगैरह देखना, लोगों को प्रेरित करना, भाई कि तो तुमको वोट डालना है, अपने कागजात वगैरह सब जमा करा दो पहले ही। तो जब चुनाव आने वाला होता है कहीं पर, तो कई बार चुनाव आयोग क्या करता है कि अस्थायी रूप से भर्तियां करता है, जो बीएलओ बन जाते हैं। कई बार क्या होता है कि सरकारी नौकरी वालों को कहता है कि तुम खुद यहाँ काम देख लो। तो ये दरअसल चुनाव आयोग का काम होता है, एसडीएम के अंतर्गत ये सब लोग काम करते हैं। तो ये जो बीएलओ है अंसारुल हक साहब, इनका इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू में अजीत अंजुम का दर्द छलका, आधार कार्ड वाला दर्द छलका, घुसपैठी वोट नहीं डाल पा रहे हैं, ये दर्द छलका, रोहिंग्या वोट क्यों नहीं डाल पा रहे, इस बात की पीड़ा दिख रही है, या वोट क्यों नहीं डाल पाएंगे, इसका दर्द, छाती फट रही है। तो जब आप अगर इंटरव्यू को मैंने भी सुना तो उसमें लग रहा है कि नहीं, बड़ी यारी दोस्ती है, बड़ा सेटिंग है, कुछ पहले से बात की हुई है। लेकिन इस पर कार्रवाई हो गई।
और कार्रवाई क्या हो गई? अजीत अंजुम के खिलाफ एफआईआर हो गई। एफआईआर इस बात पर हुई कि आपने सरकारी दफ्तर में जाकर के, आपने एक गवर्नमेंट ऑफिस में जाकर के आपने 1 घंटे तक सरकारी कामकाज में बाधा डाली और एक सरकारी ऑफिसर को काम ही नहीं करने दिया। और दूसरा, सांप्रदायिक तनाव भड़काने की धारा दर्ज हो गई। अब अजीत अंजुम जो है अपना थंब डाल रहे हैं यूट्यूब पर कि देखिए ये रही एफआईआर, ये रही वीडियो। अब जो भी उनके मन में घबराहट तो होगी, जाहिर सी बात है, गलत काम करेंगे घबराहट होगी। अब ये सवाल ये उठता है कि आखिर ये एफआईआर कराई किसने? आपको जान के हैरानी होगी कि ये जो खिजाब वाली दाढ़ी, लाल दाढ़ी है ना, जो इसी खिजाब वाली लाल दाढ़ी ने एफआईआर कराई अजीत अंजुम के ऊपर। और एफआईआर में क्या लिखा? एफआईआर में लिखा कि हम अपना कार्य कर रहे थे, उस समय अजीत अंजुम आए और उन्होंने 1 घंटे तक हमसे सवाल जवाब किए, हमारे सरकारी काम में बाधा डाली। जबकि बातचीत से ऐसा कुछ नहीं लग रहा। तो बीएलओ ने, जिस बीएलओ के साथ जो है वो प्रेम की पींगे इलू इलू कर रहे थे, इलू इलू फरमा रहे थे अजीत अंजुम, उसी बीएलओ ने इनको जो है रगड़ दिया। इनको फिर बाद में इनके खिलाफ एफआईआर कर दी। और अब ये हर जगह पे क्या कह रहे हैं कि साहब वो अजीत अंजुम कह रहे हैं कि नहीं, ये एफआईआर जो है वो तो सरकार ने दबाव डाल करके करवाई है, बीएलओ पर दबाव डाला गया है। अब सांप्रदायिक तनाव भड़काने के भी आरोप कह रहे हैं, वो तो झूठे आरोप हैं। अरे भाई, सांप्रदायिक तनाव, ये बात सही है कि सांप्रदायिक तनाव कहीं ऐसा भड़का नहीं, कहीं कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। और जाहिर सी बात है कि फिर बाद में ये धारा हट जाएगी और या फिर ये जो पूरा मामला है वो वैसा नहीं रहेगा जैसा दिख रहा है, क्योंकि अदालत में इसको प्रूफ करना इतना आसान वाकई में नहीं होगा। लेकिन आपने कोशिश तो वही की, आपने एक लाल दाढ़ी वाले बंदे को, उसको चुना, इसके बाद उससे लगातार आपने यही पूछा कि भाई मुसलमानों को बड़े परेशान किया जा रहा है, मुसलमानों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, ये वो, इस तरह की भाव आप लेकर के जब अपनी सारी शब्दावली भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका असर तो पड़ेगा समाज के ऊपर, समाज पे इसका असर पड़ेगा। समाज तो कुछ भी कर सकता है, हालांकि कुछ हुआ नहीं ऐसा, अच्छी बात है। और हम तो ये कहेंगे कि ये सांप्रदायिक तनाव वाली धारा लगाने की आवश्यकता भी नहीं थी, जब उस पर हुआ नहीं कुछ तो उस पर कुछ करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जो भी है, मगर एक बात साफ हो जाती है और वो बात यह है कि इन लोगों के दिलों में इस बात का बड़ी पीड़ा है कि रोहिंग्या वोट क्यों नहीं डाल पा रहा है, बांग्लादेशी वोट क्यों नहीं डाल पा रहा है। ये ऐसे गद्दार देश के हैं, इन गद्दारों को पहचानिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं बार बार, गद्दारों को पहचानिए, इनको बेनकाब कीजिए। और इनकी जो अंजुमन में जो ये सेकुलरिज्म के और जो गजवाई हिंद के जो ये फूल खिल रहे हैं, ये जो अपनी बगिया लगा रहे हैं ना, ये बगिया को खत्म करने की आवश्यकता है, वरना देश का भविष्य संकट में पड़ जाएगा। नमस्कार।